सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों Q4 के रिजल्ट की ही बारिशें हो रही है। सो अभी आ चुके हैं बहुत ही एक वन ऑफ द मतलब इंपॉर्टेंट कंपनी जो कि निफ्टी 50 का भी पार्ट है। एंड प्लस जिस सेगमेंट में है, कौन सा सेगमेंट में ये कंपनी? एनबीएफसी मतलब फाइनेंस कंपनी बट अदर देन बैंक। ठीक है, तो उसमें अगर देखा गया तो ये नंबर 1 पोजीशन पे चल रही है। आपको पता चल ही गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। यस, बजाज फाइनेंस के बारे में। सो बजाज फाइनेंस के Q4 के रिजल्ट सामने आ चुके हैं। नंबर्स बाजार क्लोज जाने के बाद आए हैं। सो रिएक्शन कल के दिन देखने को मिलेगा। बट मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं मार्केट में बहुत पुराने समय से हूँ। कल के दिन क्या होगा उसमें मैं ज़्यादा फोकस नहीं रखता हूँ, बिकॉज ये एकदम बोलते हैं ना, इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाई जाती है। ठीक है, तो नंबर्स अच्छे भी आ गए तो भी और ओवर एक्सपेक्टेशन और अच्छा खेलना चाहिए। प्लेयर ने 70 रन भी स्कोर किए तो नहीं, इसने तो सेंचुरी लगानी चाहिए। तो इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन, ओवर एक्सपेक्टेशन इस ग्रुप से, इस कंपनी से लगाई जाती है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वालों के लिए जैसे मैंने हमेशा कहा है कि हमें खुद से नंबर पढ़ने चाहिए। एंड अगर आपको नंबर अच्छे लगते हैं तो आप जरूर कंटिन्यू कर सकते हो। शॉर्ट टर्म के लिए मैं यहाँ पे ज़्यादा बातें नहीं करता हूँ। तो ठीक है, फिलहाल तो स्टॉक 6000 पे चल रहा है। एक साल की बात करें तो कितना है? 9-10% डाउन है। बहुत अच्छी बात है। और नीचे गया तो और मजा आ जाएगा, सस्ते दाम पे खरीदने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए आ जाते कंपनी के डायरेक्टली नंबर के ऊपर। तो ठीक है दोस्तों, बजाज फाइनेंस के नंबर्स को हम लोगों ने यहाँ पे ओपन कर लिया है। सबसे पहले देख लेते हैं क्या कंपनी ने कोई डिविडेंड दिया है। यूजुअली फाइनल डिविडेंड यहाँ पे हो सकता है। तो पॉइंट नंबर यस बी में हम लोग देख सकते हैं रिकमेंडेशन प्रोवाइड कर दिया जा चुका है। कितने का डिविडेंड है? तो 30 रुपये का डिविडेंड है, जो कि कंपनी आप लोगों को यहाँ पे ज़रूर देगी। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे डिविडेंड कि हम कोई चाह तो वैसे रखते नहीं है, हमारे लिए कैपिटल गेन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बट चलिए, मिल जाएगा बोनस, ऐसी कोई चीज़ तो अच्छी बात है। सो डिविडेंड 30 रुपये का दिया है, बहुत अच्छी बात है। अभी हम लोग थोड़ा नीचे आ जाते हैं। मेजर चीज़ क्या है? कंपनी के नंबर अच्छे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि 30 रुपये का फायदा और 300 का नुकसान, तो क्या मतलब। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हो कंपनी के जो नंबर्स है वो रुपीज़ इन करोड़ है। बहुत बड़ी कंपनी है दोस्तों। एंड अगेन कह रहा हूँ दोस्तों कि कल के दिन के ऊपर ज़्यादा फोकस मत रखना। ये नंबर आपको कैसे लगते हैं ये मायने रखने वाली चीज़ है, क्योंकि बाजार में आपको पता है ऑपरेटर्स बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पे होते हैं दोस्तों, जो कि क्या करते हैं, जो कमज़ोर लोग होते हैं, जिनकी स्टडी कमज़ोर होती है, उनको डराते हैं। डरने के लिए क्या रीज़न होता है? बस गिरा दो शेयर को, जैसे गिरेगा भाग जाएंगे। कोविड में 65% क्रैश हुआ था, जैसे कि मार्केट मतलब इनका बिजनेस के ऊपर ही ताला लग गया करके, राइट। तो कमज़ोर इन्वेस्टर से मस्त माल उठा लिया, राइट। 1500-1600 के करीब आया था स्टॉक। उसके बाद तो आपने देख ही लिया कि क्या हो गया करके। ठीक है, सो सीक्वेंस देख लेते हैं। 3-12-3 मतलब मार्च, दिसंबर, मार्च, बिल्कुल सही है सीक्वेंस। एंड एक एक चीज़ को हम लोग अच्छी तरीके से यहाँ पे देखेंगे, राइट। कोई जल्दबाजी नहीं है। सो टोटल इनकम कितना है? 11,360 करोड़ के आसपास। लास्ट टाइम कितना था? 10,786 करोड़। एंड इसके पहले एक साल पहले था लगभग 8,500 करोड़ से भी ज़्यादा। तो ईयरली परफॉर्मेंस बहुत शानदार है। क्वार्टरली परफॉर्मेंस भी बहुत ही शानदार नजर आ रहा है। सो ये तो इनकम पढ़ लिया, बट इनकम पढ़ने के साथ साथ हम लोग को बाकी सेगमेंट भी ये देखने पड़ेंगे कि कंपनी ने कहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस किया। क्योंकि कंपनी का सबसे मेजर इसमें जो इनकम होता है दोस्तों, वो कहाँ से होता है? इंटरेस्ट इनकम से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अदर इनकम से कंपनी ने बहुत ज़्यादा इनकम किया है तो भी मार्केट क्या करेगा? उसको थम्स डाउन करेगा। कभी कभी आप लोग देखते हैं, देखिए कि प्रॉफिट अच्छा है, इनकम अच्छा है, फिर भी शेयर क्यों गिरा? क्योंकि हम लोग देखते हैं कि कंपनी का अदर इनकम से, जो कि नॉन बिजनेस इनकम है, उसमें से उनको कुछ तो फायदा हुआ, इसीलिए। सो इंटरेस्ट इनकम की बात करें कितना है? 9892 एंड 73, मतलब शॉर्ट फॉर्म में बोल रहा हूँ कि ईयरली एंड क्वार्टरली। चलिए, इंटरेस्ट इनकम कंपनी का अच्छा, जो कि इनका मेजर इनकम होता है। बाकी देखिए कितना छोटा है, 80, 19, 260, तो इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो अभी तक क्या समझ में आया कि कंपनी का टोटल इनकम अच्छा चल रहा है, अदर इनकम देखिए ना के बराबर है। एंड इंटरेस्ट इनकम, जो कि इनकी मेन रोजी रोटी होती है, फैंटास्टिक तरीके से ग्रो होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 कौन सा होता है? यस, खर्चे। कंपनी के एक्सपेंसेस की इतना इनकम कमाने के लिए कितना खर्चा उठाना पड़ा? तो कंपनी ने खर्चा उठाया है 7,100 करोड़ के आसपास। कितना कमाने के लिए? लगभग 11,500 करोड़ कमाने के लिए। अच्छी बात है। लास्ट टाइम कितना था? 6,700। उसके पहले कितना था? 5,300। सो ये मत सोचना कि 5,300 से 7,000 हो गया, 6,700 से 7,000 हो गया। बिजनेस जैसे से बड़ा होता है, खर्चे भी आपको बड़े करने पड़ते ही है, राइट, वरना आप ग्रो नहीं कर पाओगे। सिर्फ इतना होना चाहिए कि आपका एक्सपेंसेस एंड जो इनकम का जो रेशो है, उसमें इनकम बड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि खर्चा अगर ज़्यादा बढ़ने लग गया तो फिर आपका इनकम, प्रॉफिट तो हो जाएगा बट प्रॉफिट गिरना शुरू हो जाएगा। सो मेक श्योर इनकम आपका सॉलिड होना चाहिए अगेंस्ट द खर्चा। सो इसके चलते जो समीकरण बनेगा तो प्रॉफिटेबिलिटी का अच्छा रहता है। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर क्या मिलेगा? प्रॉफिट या फिर लॉस। तो कंपनी तो प्रॉफिटेबल है, तो प्रॉफिट बिना किसी एडजस्टमेंट वाला, जिसको हम लोग एनपीबीटी बोलते हैं, तो कितना है कंपनी का प्रॉफिट? तो आप देख सकते हैं 4,260 करोड़ का प्रॉफिट है एनपीबीटी। लास्ट टाइम था 4,000 करोड़, उसके पहले था 3,260 करोड़ के आसपास। सो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। कंपनी का ईयरली प्रॉफिट भी ग्रो है, कंपनी का क्वार्टरली प्रॉफिट भी हम लोग को अच्छी तरीके से ग्रो होते हुए देखने को मिल रहा है। अगेन वही चीज़ कि एक्सपेक्टेशन अलग अलग हो सकते हैं। एक्सपेक्टेशन में बोल दे कि नहीं हमें तो 4,300 करोड़ लगा था, तो इसके चलते गिरावट हो सकती है। बट ये तो शॉर्ट टर्म का भी हो गया। आप पहले डिसाइड करो, आप लंबी अवधि के इन्वेस्टर हो ना,
मैं हमेशा लंबी अवधि के इन्वेस्टर के लिए वीडियो बनाता हूँ, इसलिए ये सारी बातों की जो ये बकवास चीज़ें होती है कि क्या एक्सपेक्टेशन है करके, उसमें हम लोग जाते ही नहीं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन कोई भी अपने हिसाब से यहाँ पे लगा देता है, राइट। कोई भी अगर आप स्टॉक देखोगे यहाँ पे, इसके पहले भी बजाज फाइनेंस लेफ्ट टू राइट, अगर आप ऑल टाइम चार्ट पैटर्न देखोगे ऊपर ही है ना, तो उसके बीच में हम लोगों ने देखा है कि कैसे जानबूझ के एक्सपेक्टेशन बड़ा चढ़ा कर दिखाते हैं और वो फुलफिल नहीं होता तो स्टॉक को गिराते हैं और कमजोर रिटेल इन्वेस्टर को बाहर करते हैं। सो ये चीज़ें हमेशा इससे बच के रहना, वरना आप लंबी पारी नहीं खेल पाओगे। थोड़ा बहुत गिर जाएगा, आप डर के एग्जिट कर लोगे, ठीक है। अभी इसके बाद टैक्स देना पड़ेगा सरकार को, टैक्स देने के बाद ये है फाइनल प्रॉफिट। ये आपको वेबसाइट के ऊपर, न्यूज़पेपर में, सब कुछ हर जगह पे देखने को मिलेगा। कितना है? 3158 करोड़। थोड़ा मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूँ तो आपको भी ठीक रहेगा समझने के लिए। 297 कितना है? 2973 करोड़। और उसके पहले कितना है? 2419 करोड़, राइट। तो 2400 करोड़ का जो प्रॉफिट था लास्ट टाइम का, वो इस क्वार्टर में अभी कितना हो गया? 3158 करोड़। बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस। और 3 महीने पहले था 2900 करोड़ का प्रॉफिट, जो कि 3150 करोड़ के आसपास गया है। सो ईयरली तो अच्छा ही है, ईयरली ये तो हम लोगों के लिए ये मायने रहता है सबसे ज़्यादा, कौन सा वाला? ईयर ऑन ईयर बेसिस, कि ये चीज़ें हम लोग मेजरली चेक करते हैं। बट फिर भी क्वार्टरली अगर अच्छा करते हैं तो अच्छी बात है, राइट। तो अभी मुझे बोलते हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कल क्या होता है, परसों क्या होता है, राइट। ये तो मतलब ऑपरेटर का खेल, जो चाहिए वो चीज़ें यहाँ पे चलती रहेगी। इतने बड़े कंपनी को ऑपरेटर छेड़ना बहुत मुश्किल होता है, डर जाते हैं वो खुद भी। बट फिर भी बस इतना ही कहना चाहूँगा कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं आपको एक ही बात बोल सकता हूँ, ग्रीन सिग्नल है दोस्तों। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिला है, राइट। बट ये पार्शल हो गया मतलब हम लोग फाइनेंस की बात करें दोस्तों, हमें एनपीपी चेक करना होता है, उसमें से सिर्फ प्रॉफिट देख लिया, व्हाट अबाउट प्रोविजन एंड एनपीए, वो भी चेक करना है। बट मैं आपको इतिहास के हिसाब से बताता हूँ, रिकॉर्ड के हिसाब से बताओ कि इनका एनपीए बहुत शानदार होता है। शानदार मतलब कम ही होता है, राइट। आपको पता ही है कि बजाज फाइनेंस का वसूली कैसे होता है। अगर हम लोग कस्टमर बेसिस की बात करें, ठीक है, बट एज अ शेयर होल्डर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, बैलेंस शीट के हिसाब से बात करें, तो ऑब्वियसली वसूली अगर प्रॉपरली यहाँ पे होगी तभी तो कंपनी को घाटा कम होगा। हम लोग उस हिसाब से बात यहाँ पे कर रहे हैं। सो ईपीएस कितना है? 52.25, 49.20 एंड 40। सो ईयरली, क्वार्टरली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो कि हम देख सकते हैं कि अच्छा खासा ग्रो होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट अभी आ जाते हैं दोस्तों, तो अभी तक क्या समझ में आया कि कंपनी का प्रॉफिट, ईपीएस बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है, बट पिक्चर अभी भी बाकी है मेरे दोस्त। क्यों? क्योंकि यस, बाकी की चीज़ें भी देखनी है। अभी इसमें से ये जो मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो थी, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी ट्रेलर में देखी थी, कि कंपनी का लोन बुक ग्रो हो चुका है, फ्रेंचाइजी ग्रो होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है, राइट। असेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो ग्रो होते हुए देखने को मिल रहा है। नेट इंटरेस्ट इनकम, ये तो ग्रो होगा ही, क्योंकि ये इतनी बड़ा फाइनेंस वाली कंपनी, ये अगर ड्रॉप हो गया तो मतलब बाकी फाइनेंस वाली कंपनियाँ किधर जाएंगी फिर, ठीक है। अभी आ जाते हैं मेन मुद्दे की बात के ऊपर। किसके ऊपर? तो कंपनी का प्रोविजन, लोन लॉसेस एंड प्रोविजन, इसमें क्या फिलहाल परफॉर्मेंस चल रहा है। सो अभी फिलहाल 859 करोड़ हम लोगों को देखने को मिला है, जो कि लास्ट टाइम 702 CR था। सो 702 करोड़ का कितना हो गया? 850 करोड़। अच्छा है कि बुरा है? बुरा है। क्यों बुरा है? क्योंकि ये लोन लॉसेस एंड प्रोविजन कम जितना होता है उतना अच्छी बात है। सो इसका अर्थ क्या है कि सीधा ये एनबीएफसी तबाह हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बट येस, अगर किसी को मतलब इस चीज़ से रिलेटेड अगर उम्मीद थी कि इसका प्रोविजन यहाँ पे कम होना चाहिए था, लोन लॉसेस एंड प्रोविजन, तो उसके चलते अगर किसी ने पैसा यहाँ पे लगाया होगा तो वो जरूर यहाँ पे निराश हो सकता है, एंड वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकता है। मतलब जो इस चीज़ के चलते, जो लोग, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बड़े कंपनीज की मैं बात कर रहा हूँ, जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो करोड़ों करोड़ों के पैसे लगाती है, एक एक पैरामीटर्स के हिसाब से लगाती है। सो ये एक पॉइंट हो सकता है जिसके चलते वो नाराज हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि एनपीए, राइट। अगर आपका एनपीए खराब है तो आपका प्रोविजन भी आगे फ्यूचर में खराब हो जाएगा। तो ये देखिए एनपीए लिखा हुआ है, तो कितना है कंपनी का ग्रॉस एनपीए। सो इसके पहले जो कंपनी का एनपीए था 1.60 था। कितना? 1.60 अंडरलाइन मैंने किया है। इस वक्त कितना है? केवल 0.94। तो कैसा है एनपीए? बहुत बढ़िया, कम होते हुए देखने को मिल रहा है। नेट एनपीए भी वैसा ही है, 0.68 था, 0.34। वो तो एडजस्टमेंट के बाद तो उसको तो सेटल डाउन किया जाता है। ग्रॉस वेरी मतलब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। सो ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, परफॉर्मेंस अच्छा है। कार की अगर हम लोग बात करें, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, वो भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक परफॉर्मेंस हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही शानदार देखने को मिल रहा है। एंड लॉन्ग टर्म के हिसाब से जैसे मैंने बात की कि मैं मतलब आपको कह सकता हूँ कि ग्रीन सिग्नल, यस, अगर आप वाकई में जेन्युइनली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आप कंटिन्यू यहाँ पे कर सकते हो। नो डाउट कुछ लोगों को ये थोड़ा सा पॉइंट खटक सकता है कि सर यहाँ पे तो प्रोविजन तो हम लोग को थोड़ा बहुत बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। हाँ, तो ये शॉर्ट टर्म की बात होगी, क्योंकि ये क्वार्टरली बात है। अगर आप ईयरली देखना चाहते हो, ईयरली मतलब ये देखिए, थोड़ा सा नीचे जाओगे तो आपको पूरा फाइनेंशियल ईयर 23 का ईयर ऑन ईयर का कंपेरिजन मिलेगा। किसके साथ? फाइनेंशियल ईयर 22। तो इसमें अगर आप चेक करोगे प्रोविजन किधर गया, मिल जाएगा, इधर ही किधर तो होगा। ये देखिए लोन लॉसेस प्रोविजन कितना है, एक साल में प्रोविजन कितना था, देखिए 4800 करोड़ के आसपास इनका पैसा अटका हुआ था। सो इस वक्त कितना अटका हुआ है? 3190। सो ईयरली, इसलिए कहता हूं कि अगर आप इन्वेस्टर हो लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको 12 मंथ का डेटा देखना आना चाहिए। इसलिए तो ये ऐसी चीजें देते हैं कि 3 महीने का डेटा एंड 12 महीने का डेटा, राइट। तो आप इसको क्या कर सकते हो, प्रॉपरली इसको स्टडी कर सकते हो और अपने हिसाब से
यहाँ पे डिसीजन ले सकते हो। सो लॉन्ग टर्म वालों के लिए मैं जरूर यहाँ पे कह सकता हूँ आपको कंटिन्यू करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिए अलग अलग पिक्चर होती है दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि कुछ लोगों को अगर क्वार्टरली प्रोविजन अच्छा चाहिए था, वो नहीं देखने को मिला, तो वो माइट भी वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकती है। बट एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हमें ऐसे नंबर से कोई आपत्ति नहीं है। एंड ऑब्वियसली डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये कंपनी मेरे पास भी है। सो अगर आपको बायस ओपिनियन कोई लग रहा है तो आप स्ट्रेट अवे चाहो तो चीज़ों को इग्नोर कर सकते हो। सो दोस्तों जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी सारी मैंने एग्जांपल के साथ आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन करके यहाँ पे बता दी है। सब कुछ अगर हम लोग बात करें तो अच्छा ही परफॉर्मेंस देखने को मिला है। तो क्या सर कल तेजी यहाँ पे आएगी? मैं अगेन कह रहा हूँ कल होगा नहीं होगा, मैं इसके चक्कर में नहीं जाता हूँ, क्योंकि हर एक किसी का अपना अपना अनुमान है। मतलब कुछ लोगों को अच्छे लगते नंबर, कुछ लोगों को बहुत अच्छे लगेंगे, कुछ लोगों को खराब, कुछ लोगों को बहुत खराब, एंड उस हिसाब से वहाँ पे ट्रेडिंग की जाती है। कोई 100 करोड़ डालेगा अच्छा लगेगा, तो किसी को खराब लगा अगर वो 500 करोड़ की बिकवाली करता है, तो वैसा नेट इंपैक्ट हम लोग को देखने को मिल जाता है। सो ये शॉर्ट टर्म में इसीलिए तो तू में चलती रहती है। बट अगर हम लोग बड़ी पिक्चर देखते हैं तो ये देखिए, ये है बड़ी पिक्चर। 5-5 साल में 3-3 गुना पैसा हो जाता है। सो इसलिए कहता हूं कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने जाओगे तो आपको जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। आप अच्छे कंपनी में निवेश करो, शांति से बैठे भी रहोगे तो पैसा ग्रोथ। एंड उसके पहले भी ये देखिए बड़े बड़े सर्कल्स देखने को मिलेंगे, 20-20, 30-30, 50, 60, 70% की गिरावट है। बट अगर आपकी कंपनी के बिजनेस में सॉलिड दम है बड़े स्तर के ऊपर, तो आपका पैसा बनेगा ही बनेगा, राइट। शॉर्ट टर्म में जो लोग आए थे वो तो बर्बाद यहाँ पे हो गए, बट लॉन्ग टर्म वाले अच्छे पैसे कमाते। आप देखिए मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देखिए, तो ये कंपनी ऊपर ही है कि नहीं, लेफ्ट टू राइट, लॉन्ग टर्म के हिसाब से। शॉर्ट टर्म में अनबन चीज़ें चलती रहती है। 2008 भी यहाँ पे हुआ था, जबरदस्त गिरा था। तो इसलिए मैं बार बार इन चीज़ों को रिपीट क्यों करता हूँ कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। पहले आप डिसाइड करो कि आप हो कौन, आप जेन्युइनली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वाले हो कि शॉर्ट टर्म वाले हो। शॉर्ट टर्म मतलब 5-6 महीने के लिए आए हैं, या फिर स्विंग ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म को बेसिकली ट्रेडिंग ही बोलते हैं, राइट। तो उस चीज़ के लिए आए हैं, तो वो चीज़ें मैं कवर नहीं करता हूँ। मैं ये सारी चीज़ें जो बोल रहा हूँ वो लॉन्ग टर्म वालों के लिए। लॉन्ग टर्म बने रहना चाहते हो तो यस, इस प्रकार के नंबर से आपको कोई भी आपत्ति वैसे होनी नहीं चाहिए। एंड जियो फाइनेंशियल्स के एंट्री से बजाज फाइनेंस को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इतू सा मतलब हम कह सकते हैं बहुत ही छोटा सा उनका रेवेन्यू एंड इनकम हम लोग को देखने को मिल जाता है, राइट। जो छोटे प्लेयर है उनके लिए थोड़ी बहुत तकलीफ हो सकती है। सो बात को अगर मैंने छेड़ाई है तो वो भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए रिलायंस का मैंने सेगमेंट वाइज रेवेन्यू ओपन किया है। फाइनेंशियल सर्विसेज देखिए, यही तो अलग होने वाला है डीमर्जर। कितना है इस वक्त का? 134 करोड़, ठीक है। उसके पहले 280 था, उसके पहले 525 करोड़ था। चलिए बेस्ट ही पकड़ लेते हैं, 500 करोड़। 500 करोड़ क्या है उनका रेवेन्यू की अगर हम लोग बात करें, इनकम की बात करें 500 करोड़। बजाज फाइनेंस का कितना था रेवेन्यू की अगर हम लोग बात करें फाइनेंशियल्स के हिसाब से ही, लगभग 10 से 11 हज़ार करोड़। तो आप अंदाजा लगा रहे हो कितनी बड़ी कंपनी है। तो इसलिए मैंने कहा कि छोटे कंपनीज के लिए तकलीफ दे सकता है, बड़े कंपनीज का मार्केट कैप्चर करना इतना सिंपल नहीं होता है। एंड लगातार इनके फ्रेंचाइजी AUM हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो उस हिसाब से आप लोगों ने निश्चिंत रहना चाहिए। जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड भी आप लोगों का जो डाउट है वो भी मैंने इसी वीडियो में क्लियर यहाँ पे कर दिया है।